ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्र, जो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई तृतीय में शामिल किया गया है। नाम से इंडिकेट है, बायो जैव, जियो जियोलॉजी से हैं, केमिकल केमिस्ट्री से हैं। तो बायोलॉजी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री, बायो जैव, जियो भू और केमिकल रसायन, जैव भू रसायन रासायनिक साइकिल्स चक्र, या हम इसको कह सकते हैं मटेरियल साइकिल्स और पदार्थों का चक्रण। सम इम्पोर्टेंट मटेरियल साइकिल्स आर, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के चक्रण इस प्रकार से हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं वो है आपका कार्बन साइकिल। CO2 in the atmosphere is 0.03%, 300 ppm। अगर हम हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसकी बात करें तो वो 300 ppm है, और प्रतिशत की बात करें तो 0.03% है, विच इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स इन फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग देयर फूड। और इसका जो उपयोग है वो हरे पादपों के द्वारा जो स्वपोषी हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। द प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, और पादप जो एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। आफ्टर देयर डेथ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एक्टेड अपॉन बाय डिकम्पोजर्स। पादप और जंतु दोनों ही मृत्यु के पश्चात ये देखा गया है कि उनके ऊपर अपघटक काम करते हैं, एक्ट करते हैं, एंड दस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू CO2 and H2O। और जो इनके कार्बनिक पदार्थ हैं, या हम कहें जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, वो सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर, या हम कहें कि CO2 एवं H2O के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर तोड़ दिए जाते हैं, विच अगेन आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, और वो वापस पादपों के द्वारा उपयोग में ले लिए जाते हैं। The CO2 is also returned to the atmosphere by the process of respiration of plants and animals। पादपों और जंतुओं के श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वायुमंडल में पुनः प्राप्त हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लाइफ साइकिल जो है कार्बन का वो चलता रहता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में आपको दिखा रखी है 0.03%, तो आपके 300 ppm है कंसंट्रेशन। तो इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग की बात करें तो वो है, सीधा देखें कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रीन प्लांट यूज करते हैं, और इन ग्रीन प्लांट के रेस्पायरेशन से वापस ये निकल के और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये साइकिल में आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हो रही है और रेस्पायरेशन के द्वारा वापस पुनः एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं इधर कोल डिपॉजिट या वोल्केनिक एक्टिविटीज़। तो जो कोयले की डिपोजिशन है, या हम कहें ज्वालामुखी की जो क्रिया है, उनके अंदर जो कंबसन जो एक्टिविटी होती है या रिएक्शन होती है, उसके द्वारा भी CO2 का निर्माण होता है और CO2 एटमॉस्फेयर में मिलती रहती है। इसके अलावा यहाँ एक और साइकिल देख सकते हैं कि जो CO2 है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, और पानी के अंदर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो इसका उपयोग करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और वो भी रेस्पिरेशन के द्वारा इस CO2 को निकालते हैं। तो ये वापस पुनः वायुमंडल में इकट्ठी होती रहती हैं। इस साइकिल में ये देख सकते हैं और कि जो हमने ग्रीन प्लांट की बात की थी, तो ग्रीन प्लांट के द्वारा जो भोजन का निर्माण किया गया है वो एनिमल के द्वारा यूज किया जाता है,
और एनिमल इसको जब श्वसन करते हैं तो CO2 को पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन प्लांट हैं, हरे पादप और एनिमल्स या जंतुओं की बात करें तो दोनों ही डिकम्पोजर्स के द्वारा आप देखें कि CO2 का, या हम ये कहेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हैं या जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, वो डिकम्पोजर्स फंजाई, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज़ के द्वारा पुनः CO2 और H2O के अंदर तोड़ दिए जाते हैं और ये वापस पुनः आपके एटमॉस्फेयर में प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कार्बन साइकिल कंटिन्यू वर्क करता है। सी साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैनर एज शोन इन द फिगर। तो कार्बन साइकिल हम इस फिगर के द्वारा बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल किस तरह से चलता है। कार्बन साइकिल के बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। N2 in the atmosphere is about 79%, but plants are unable to use atmospheric nitrogen। जो वायुमंडल की अंदर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वो लगभग 79% है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट हम ये कहें ये सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन मेनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। जो पादप हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म्स के अंदर ही यूज करते हैं। N2 गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बाय प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रेट के अंदर और नाइट्राइट के अंदर परिवर्तित होती है थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रेट्स और नाइट्रेट का निर्माण होता है। फिजिकल N2 फिक्सेशन और नॉन बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन अकर्स बाय लाइटनिंग। अगर हम बात करें कि जो नॉन बायोलॉजिकल या हम कहें कि अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है या हम कहें भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, वो लाइटनिंग या बिजली के कारण होता है। आप देखें कि जब बिजली कड़कती है तो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसके द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो वो दो प्रकार से होता है। पहला है सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बाय सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है, लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ ऑल लेग्यूम्स एंड सम नॉन लेग्यूम्स प्लांट। तो सभी जितने भी अगर हम बात करें कि जो सिम्बी पादप हैं, लेग्यूम वाले प्लांट हैं या नॉन असिम्बी पादप हैं कुछ, उसके अंदर हम ये देखें कि जो जड़ें हैं उन जड़ों के अंदर नोड्यूल्स या ग्रंथिकाएँ पाई जाती है नोड्यूल्स के रूप में। तो इन रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया पाया जाता है जो सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन है वो है नॉन सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। बाय फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरिलम, क्रोमेशियम एंड आल्सो बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। प्रकृति में हम देख सकते हैं कि जो फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर हैं, क्लस्ट्रीडियम है, रोडोस्पाइरिलम है, क्रोमेशियम है और इसके अलावा नील हरित शैवाल हैं जो साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं मॉडर्न टर्म्स के अंदर, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उसकी रिजेम्बलेंस बैक्टीरिया से ज़्यादा है कंपेयर टू एल्गी, इसलिए इसको नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र है, आप इसमें देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखें सबसे ऊपर नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर 79% है आपके। और हमने जैसे बात की कि फिजिकल जो N2 फिक्सेशन है भौतिक या हम कहें नॉन बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन है, तो जो भी बनते हैं लाइटनिंग के द्वारा, बिजली के कड़कने के कारण जो एटमॉस्फेरिक
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शन से नाइट्रेट का फॉर्मेशन होते हैं। ये नाइट्रेट्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं, नाइट्रेट्स इन सॉइल, और इन नाइट्रेट्स के सॉइल के अंदर, ये भूमि के अंदर जो नाइट्रेट्स पाए जाते हैं उनको प्लांट्स अपटेक करते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। तो इस तरह से नाइट्रेट प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर हम केमिकल फर्टिलाइज़र जब हम भूमि के अंदर यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर, तो उनके द्वारा भी नाइट्रेट्स प्लांट्स को मिल जाते हैं, नाइट्रेट प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा एक दूसरा चक्र भी दिखा रखा है, इधर से देखें आप, कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इन सॉइल, जो कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं सॉइल के अंदर, उनके कंबसन, आप देखें कंबसन, दहन, ये दहन दिखा रखा है। तो कंबसन के द्वारा भी ये एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन वापस मिलती है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा हम ये देखें कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन, जो हमने अभी बात की, एक मेथड था नॉन बायोलॉजिकल और ये दूसरा है बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन। तो इसके द्वारा भी, जैसे हम बात कर रहे थे सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन एंड नॉन सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन, उसके द्वारा भी जो भूमि के अंदर नाइट्रेट्स का निर्माण होता है या नाइट्रेट्स प्राप्त होती है और ये प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। प्लांट्स के अंदर ये अमोनिया फॉर्म के अंदर दिखाई देती है। फिर इनसे हम देखें कि नाइट्रेट्स के द्वारा एमिनो एसिड्स प्लांट के अंदर बनते हैं। इन एमिनो एसिड्स के चेन के द्वारा, पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्लांट के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। इन प्लांट के प्रोटीन्स को एनिमल्स ग्रहण कर लेते हैं, तो एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन कंटेंट आ जाता है थ्रू प्लांट्स। तो आप ये देखें कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट हैं, दोनों की डेथ होने के बाद ये जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ आ जाते हैं, सॉइल के अंदर या भूमि के अंदर आ जाते हैं। तो इस भूमि के अंदर जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आ गए हैं, तो सबसे पहले उनका अमोनिया के अंदर फॉर्मेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है। तो इस तरह से सॉइल में अमोनिया बन जाती है। फिर इस अमोनिया से आपके दो प्रोसेस हैं, एक तो नाइट्रिफिकेशन, जिसके द्वारा नाइट्रेट्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से पुनः सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स का निर्माण हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, जो सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो नाइट्रेट्स हैं उसको पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर मुक्त कर देते हैं। तो ये चक्र आप देख सकते हैं कंटिन्यू वर्क करता है कि जो अमोनिया है सॉइल के अंदर वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब भी की जा सकती है। इस साइकिल के अंदर जो हमने बात की वो डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि जो पादप और जंतु होते हैं उनके मृत होने पर जो नाइट्रोजनस कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं वो भूमि के अंदर या मृदा में मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर। तो उसमें सबसे पहले होता है आपके एमोनिफिकेशन। तो कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इन सॉइल इनटू अमोनिया इन सॉइल इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे वो पौधे के हो या जंतु के हो, उसका जो कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया के अंदर। इसको हम अमोनिफिकेशन या अमोनियाकरण कहते हैं, अमोनीकरण, विच इज़ ड्यू टू अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये अमोनिफाइंग जीवाणु हैं उनके द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया हैं आपके बेसिलस माइकोइडिस एंड बेसिलस वल्गेरिस, इसके साथ में बेसिलस रेमोसस। तो ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया या अमोनिफिकेशन करते हैं और जो
नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस से अमोनिया सॉइल के अंदर बनती है अमोनिफिकेशन से। अब अमोनिफिकेशन या अमोनिया से पुनः अगर बात करें हम, तो जो नाइट्रेट का निर्माण होता है वो 2 मेथड्स के द्वारा हो सकता है। नाइट्रिफिकेशन कहलाता है आपका कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इन सॉइल इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो हम ये देखें कि विच इज़ डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। तो सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है या हम कहें नाइट्रिकारी जो प्रक्रम है उसमें 2 पद हैं। पहला है कि अमोनिया से नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। फिर दूसरे पद के अंदर जो नाइट्राइट्स हैं उनसे नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो जो पहला पद है जिसमें हमने कहा कि अमोनिया से नाइट्राइट का निर्माण हो रहा है, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और इसके अंदर एग्जाम्पल हैं आपके नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स। और दूसरा जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि नाइट्राइट से नाइट्रेट का निर्माण होता है, जिसके अंदर जो जीवाणु काम आता है वो आता है काम में आपके नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रिफिकेशन अमोनिया से नाइट्रेट का निर्माण है, दो पदों में है। पहले अमोनिया से नाइट्राइट बाय नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस, एंड सेकेंड स्टेप के अंदर जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट्स के अंदर बाय नाइट्रोबैक्टर। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि जो जंतु और पादपों के अंदर जो कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ थे वो पुनः नाइट्रेट्स के अंदर फ्री हो जाते हैं या नाइट्रेट्स का निर्माण कर सॉइल के अंदर आ जाते हैं, मृदा के अंदर आ जाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, जो भूमि के अंदर नाइट्रेट्स बने हैं, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स in soil into atmospheric N2 is called denitrification, which is done by denitrifying bacteria, Micrococcus denitrificans and Bacillus denitrificans। तो मृदा के अंदर जो नाइट्रेट हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन विनाइट्रीकारी क्रिया के द्वारा, जिसमें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम आते हैं जैसे माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस हैं और बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो इनके द्वारा जो नाइट्रेट भूमि के अंदर है या मृदा के अंदर जो नाइट्रेट है वो पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं और ये नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चली जाती हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल हैं वो कंटिन्यूसली वायुमंडल में वर्क करता है, कंटिन्यूसली रन करता है, चलता रहता है और साइकिलिंग चलती रहती है, चक्रण होता है नाइट्रोजन साइकिल्स का। तो ये नाइट्रोजन साइकिल हुआ और जिसमें मुख्य जो स्टेप है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन है। तीसरा जो साइकिल है वो आपके हैं सल्फर साइकिल, गंधक चक्र। In nature, sulfur mainly occurs in element form as metal, sulfides and sulfates। अगर हम प्रकृति की बात करें कि प्रकृति के अंदर जो गंधक हैं या सल्फर हैं वो एलिमेंट्स फॉर्म के अंदर या हम कहें तत्व रूप में मेटल सल्फाइड, धातु के सल्फाइड्स और धातु के सल्फेट हैं उसके रूप में पाया जाता है। इट इज़ रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजन, रन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो हम ये देखें कि जो चट्टानों की क्षरण है, वेदरिंग होती हैं, इसके अलावा इरोजनल रन ऑफ हैं या हम कहें कि अपरदन होता है, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन होता है, उसके द्वारा गंधक मुक्त होता है। आल्सो इट अकर्स इन गैसियस फॉर्म एज H2S। अगर हम गैसीय अवस्था की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S विच इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम लेक्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मार्सेस और वाटर लॉज सॉइल। तो ये जो वायुमंडल के अंदर झीलों के द्वारा हैं
और महाद्वीपीय विस्थापन कंटिनेंटल शेल्फ के द्वारा है, मार्सेस दलदलों के द्वारा है, और जलक्रांत मृदा के द्वारा वायुमंडल में रिलीज होता है, मुक्त होता है। इट इज़ क्विकली ऑक्सीडाइज टू SO2, और ये जो H2S हैं वो बहुत ही जल्दी सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीकृत हो जाता है। SO2 कम्स बैक टू द अर्थ एज H2SO4 आफ्टर गेटिंग डिजोल्व इन द रेन वाटर। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बारिश के जल के अंदर घुल के और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाती हैं, और ये अर्थ के अंदर वापस आ जाता है। स्टार्टिंग विथ फोटोसिंथेसिस, प्लांट पिक्ड अप sulfur in the form of sulfate, which is utilized by them in the synthesis of amino acid like cysteine and cysteine and methionine। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण से शुरू करें तो प्लांट सल्फ़र को अपटेक करते हैं सल्फेट फॉर्म्स के अंदर, और उनका उपयोग करते हैं और अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। मेनली अगर हम सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन की बात करते हैं, जो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, उनका निर्माण होता है। फ्रॉम प्लांट्स इट इज़ ट्रांसफर टू कंज्यूमर्स। जैसे ही प्लांट्स को कंज्यूमर खाते हैं, उपभोक्ता खाते हैं, तो वो कंज्यूमर्स में चला जाता है। एक्सक्रीशन एंड डेड बॉडीज़, अगर हम बात करें कि जो अपशिष्ट हैं और मृत जो शरीर हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी इट बैक इनटू अर्थ। जो जंतुओं के मृत शरीर हैं और उनका जो एक्सक्रीशन है, अपशिष्ट हैं, उसके द्वारा ये जो गंधक हैं या सल्फ़र हैं पुनः पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है। द सेम इज़ ब्रोकन बाय द डिकम्पोजर्स टू रिलीज H2S अंडर एनारोबिक कंडीशन। अगर अवायवीय परिस्थितियां हैं तो अपघटकों द्वारा ये जो सल्फ़र हैं वो अपघटित हो जाता है और H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सल्फ़र साइकिल हैं उसकी हम बात कर रहे थे। सल्फेट अंडर एरोबिक कंडीशन, तो हमने कहा कि जब एनारोबिक कंडीशन है, अवायवीय परिस्थितियां हैं, तो H2S का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का, और एरोबिक कंडीशन है, वायवीय कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता हो तो सल्फेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ओकेजनली एज एलिमेंट सल्फ़र, और कभी कभार हम ये देख सकते हैं कि सल्फ़र जो गंधक का तत्व है उसके रूप में भी मुक्त हो सकता है। कलरलेस सल्फ़र बैक्टीरिया जो हैं आपके बेगेटोआ, ऑक्सीडाइज H2S टू एलिमेंट सल्फ़र, जो सल्फर डाइऑक्साइड को गंधक के तत्व या सल्फर तत्व में परिवर्तित कर देता है, एंड देन टू सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर बाद में उसको H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित कर देता है बेगेटोआ कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया। द फोटोसिंथेटिक ग्रीन बैक्टीरिया, अगर हम प्रकाश संश्लेषी हरित जीवाणु की बात करें, क्लोरोबियम लिमिकोला कैन कैरी द रिडक्शन ऑफ H2S टू एलिमेंट सल्फर। ये भी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड को है वो एलिमेंटल सल्फ़र के अंदर या तत्वीय गंधक सल्फ़र के अंदर परिवर्तित कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। इसी तरीके से द पर्पल बैक्टीरिया थियोपेडिया रोजिया, रोडोसिडोमोनास पलुस्टेरिस ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फेट। तो ये जो पर्पल बैक्टीरिया हैं, बैंगनी बैक्टीरिया हैं, जो रोडोसिडोमोनास हैं और थियोपेडिया हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं और सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, विच में बी रिसर्कुलेट एंड टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स। और ये जो हैं उत्पादकों द्वारा भूमि से सल्फेट को ग्रहण कर लिया जाता है, रिसर्कुलेट हो जाता है, पुनः चक्रण में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं सल्फेट के रूप में वापस ये सल्फ़र जो है आपके उत्पादकों को प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरा एक सल्फ़र साइकिल है जो इस डायग्राम में दिखा रखा है। आप ये देख सकते हैं कि जो SO2 है मेनली बात कर सकते हैं साइकिल के अंदर। सबसे पहले मेटल सल्फेट जो आपने बात की थी कि जो रॉक्स हैं उसकी वेदरिंग से या माइनिंग से अगर हम बात करें तो सीधा सल्फ़र आपको प्राप्त होता है, SO2 प्राप्त होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन भी है जिससे हमें SO2 प्राप्त होती है, और माइनिंग के द्वारा भी SO2 का हमें जो वायुमंडल में SO2 प्राप्त होती है। इसके अलावा जो रॉक्स हैं उसके अंदर जो सल्फ़र या सल्फेट हैं
वो सल्फर फॉर्म्स के अंदर एज ए सल्फेट प्लांट्स को प्राप्त हो जाता है, और प्लांट्स से ये एनिमल्स में, और एनिमल्स से जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, एनिमल्स के फॉसिल फ्यूल्स, उनके कंबसन से वापस SO2 का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उसका एक्सक्रीशन है, उस एक्सक्रीशन या डेथ से जो डिकम्पोजिशन है वो H2S फॉर्म में होता है, और H2S जो है आपके SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन जो हो रहा है उसके लीचिंग से भी आपको SO2 पुनः प्राप्त हो जाती है, और ये SO2 हम ये देख सकते हैं कि रेन वाटर के अंदर मिक्स होते हुए वापस सल्फेट का फॉर्मेशन करती हैं और सॉइल के अंदर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो H2S का जो या हम कहें कि जो सल्फ़र का जो साइकिल है वो कंटिन्यूस वर्क करता है। सबसे लास्ट हम बात करें फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस मेनली अकर्स एज फॉस्फेट। जो फॉस्फोरस तत्व हैं वो मेनली या मुख्य रूप से अगर हम बात करें फॉस्फेट के रूप में दिखाई देता है इन द सॉइल अंडर डिस्टर्ब नेचुरल कंडीशन। तो जो फॉस्फोरस हैं वो फॉस्फेट के रूप में मृदा में पाया जाता है प्राकृतिक परिस्थितियों के अंदर अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल कंडीशन में। इट आल्सो अकर्स इन सेकेंडरी फॉर्म एज कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। और अगर हम इसकी द्वितीयक रूपों की बात करें तो वो कैल्शियम और आयरन लोहे के कंपाउंड्स या तत्वों के रूप में पाया जाता है। एंड इन ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कार्बनिक कॉम्बिनेशन के अंदर, संयोजन के अंदर भी पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक और गैसियस साइकिल इज एब्सेंट। फॉस्फोरस का अगर हम वायुमंडलीय या हम कहें कि गैसियस साइकिल होता है वो एब्सेंट रहता है। ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है, या सेडिमेंटेड साइकिल है, अवसादी चक्र है। फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल अकर्स इन इनसॉल्युबल फॉर्म। जो फॉस्फेट हैं वो सॉइल के अंदर अघुलनशील रूप में पाया जाता है। इट इज़ डिजोल्व बाय केमिकल सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट रूट्स। तो जो सूक्ष्म जीव हैं और पादपों की जड़ें हैं उनसे जो कुछ केमिकल या रसायन जो हैं सीक्रेट होते हैं उनके द्वारा ये डिजोल्व हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। द डिजोल्व फॉस्फेट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और जैसे ही ये घुलनशील फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड चेंज इन ऑर्गेनिक फॉर्म, और ये कार्बनिक रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है। फ्रॉम प्लांट्स फॉस्फोरस इज ट्रांसफर्ड इनटू एनिमल्स। पादपों से ये जंतुओं के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। एनिमल एक्सक्रीशन एंड डेड बॉडीज आर एक्टेड अपॉन बाय डिकम्पोजर्स। और जैसे ही अगर हम बात करें कि जानवरों की बात कर रहे हैं तो जानवरों के जो अपशिष्ट हैं या उनके जो मृत शरीर हैं उन पे जैसे ही अपघटक काम करते हैं तो ये फास्फोरस इज रिलीज इन द प्रोसेस। इस प्रक्रम के द्वारा अपघटन के अंदर फास्फोरस पुनः मुक्त हो जाता है। द सेम बिकम्स अवेलेबल फॉर रीयूटिलाइजेशन बाय प्लांट। और ये वापस पौधों के लिए पुनः उपयोग में आने के लिए अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। इनसाइड सॉइल सम फॉस्फोरस इज लॉस्ट थ्रू लीचिंग। हम ये देखते हैं कि लीचिंग के द्वारा कुछ फास्फोरस की जो मात्रा है वो भूमि के अंदर लॉस्ट हो जाती है। अ गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस कंबाइंस विद कैल्शियम आयरन एल्यूमिनियम एंड बिकम इनसोल्यूबल। और काफ़ी बड़ी मात्रा अगर हम फास्फोरस की कहते हैं तो वो कैल्शियम आयरन और एल्यूमिनियम के साथ बाइंडिंग कर जाती है और उनके फॉस्फेट बनाती हैं और बिकम इनसोल्यूबल हो जाती हैं। इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ लेक्स और ओशियन एज सेडिमेंट। और कई बार हम ये देखें कि झीलों और समुद्रों के जो बॉटम है, तल हैं, उनके अंदर ये सेडिमेंट या अवसाद के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। बोन्स एंड टीथ आल्सो रिमेन अनडिग्रेडेड। अगर हम हड्डियों की बात करें या दांतों की बात करें तो वो भी अनडिग्रेड रहते हैं, अपघटित नहीं हो पाते हैं। सच फास्फोरस बिकम्स अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। तो ये जो प्रकार का जो फास्फोरस हैं वो लिथो या हम कहेंगे चट्टान वाले परिमंडल के अंदर उसका पार्ट बन जाता है। इट इज़ रिलीज आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन द रॉक्स कंटेनिंग देम आर एक्सपोज टू वेदरिंग और माइंड। ये काफ़ी लंबे समय तक रिलीज नहीं हो पाता है जब तक ये जो फास्फोरस कंटेनिंग या फास्फोरस युक्त जो चट्टानें हैं
वो एक्सपोज नहीं हो या उनके ऊपर वेदरिंग या क्षरण नहीं हो या माइंड नहीं हो, जब तक उसकी माइनिंग नहीं हो तब तक ये वापस पुनः अवेलेबल नहीं हो पाता है हमारे पास। तो अगर हम फॉस्फोरस के चक्र की बात करते हैं तो फॉस्फोरस चक्र के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो इसका जो साइकिल है उसमें हम देखें कि जो फॉस्फेट रॉक्स हैं और जिन चट्टानों के अंदर फॉस्फेट पाया जाता है, इसके अलावा गुआनो डिपॉजिट, तो गुआनो जो बीट्स हैं या हम कहें कि पक्षियों की जो बीट्स हैं, एक्सक्रीटा हैं, उसके अंदर आपके फॉस्फेट पाया जाता है। इसके अलावा फॉसिल्स बोन डिपॉजिट्स हैं, जो बोन कंटिन्यूसली डिपॉजिट होती है उसके अंदर भी जीवाश्मों के अंदर भी फॉस्फेट मिलता है। इन तीनों से जो फॉस्फेट मिल रहा है वो फॉस्फेट अगर सॉइल के अंदर है, फॉस्फेट रॉक्स के अंदर वेदरिंग ऑफ रॉक्स के द्वारा, चट्टानों के छेद द्वारा प्लांट्स को मिलता है और प्लांट से ये एनिमल्स में आ जाता है। और एनिमल्स की जो बोन्स और टीथ हैं उससे पुनः आप ये देखें कि ये सेलो मैराइन सेडिमेंट्स के रूप में, जो समुद्री अवसाद है उसके रूप में इकट्ठा होता रहता है, तो बोन्स और टीथ के रूप में। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स के एक्सक्रीटा की बात करें तो वो डिजॉल्व फॉस्फेट के रूप में प्राप्त होता है, तो डिजॉल्व फॉस्फेट के रूप में सॉइल के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर बैक्टीरिया की बात करें, जो इनके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या डेड बॉडीज़ होती है उस पर बैक्टीरिया काम करता है, डिकम्पोजर्स, तो फॉस्फोटाइजिंग बैक्टीरिया काम करते हैं और ये फॉस्फेट को पुनः सॉइल के अंदर निर्माण कर देते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो फॉस्फेट अपटेक होता है उससे वो प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो फॉस्फोरस के अंदर जो चक्र पाया जाता है, कई बार ये हम देखें कि जो फॉस्फोरस है वो नदियों के पानी के द्वारा घुलता हुआ और बर्ड्स जो हैं, गुआनो बर्ड्स, उसके द्वारा जो हैं, तो नदी और समुद्र के जो फास्फोरस सॉइल के अंदर पाया जाता है लीच आउट होकर ये पानी के साथ मिलके वो नदियों के द्वारा महासागरों में पहुंच जाता है। महासागरों से वो वहाँ की जो फिशेज़ हैं या हम कहें वहाँ की फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनके थ्रू होता हुआ पादप प्लवकों के द्वारा होता हुआ फिशेज़ के अंदर, मछलियों के अंदर जाता है। और इन मछलियों को खाने वाले जो बर्ड्स हैं उसके अंदर ये चला जाता है, गुआनो बर्ड्स के अंदर। तो गुआनो बर्ड्स के अंदर फास्फोरस की मात्रा आ जाती है और जब ये चट्टानों पर पहुँचते हैं तो अपनी जो एक्सक्रीटा करते हैं, बीट्स करते हैं, उसके अंदर फास्फोरस मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये साइकिल हैं वो सॉइल से प्लांट्स के अंदर, प्लांट से एनिमल्स के अंदर और एनिमल से वापस सॉइल के अंदर, इस तरह से पुनः चक्रित होता रहता है। प्लांट्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि फॉस्फोरस जो हैं वो हमारे न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है या राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए है, डीएनए है, दोनों का मुख्य घटक है फॉस्फोरस। इसके अलावा जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीव द्रव्य कला, उसके अंदर भी फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, तो वहाँ भी फास्फोरस काफ़ी मुख्य भूमिका के अंदर रहता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का मुख्य भाग है प्लांट्स के और एनिमल्स के। तो प्लांट्स एनिमल्स से होता हुआ ये पुनः सेडिमेंट्स के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फास्फोरस हैं महासागरों के तल में इकट्ठा हो जाता है, वो एक तरह से हम देख सकते हैं कि लॉस हो जाता है, लॉस टू डीप सेडिमेंट्स। तो ये फास्फोरस का जियोलॉजिकल साइकिल के अंदर चला जाता है। फिर हम इसको बायोजियो केमिकल साइकिल नहीं कहेंगे, केवल जियोलॉजिकल साइकिल्स, क्योंकि ये चट्टानों के अंदर परिवर्तित हो जाता है और लॉन्ग टाइम लग जाता है जब इन चट्टानों को एक्सपोज होने के अंदर, जिससे उसकी वेदरिंग हो सके या माइनिंग हो सकती है, जिससे हमें फास्फोरस वापस प्राप्त हो सकता है। तो ये आपका फास्फोरस साइकिल हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारे जो थर्ड यूनिट थी जिसके अंदर आपके इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर, संरचना, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जैविक एंड अजैविक घटक या बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, साथ में उसके एनर्जी फ्लो,
उससे पहले आपका जो फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, खाद्य जाल, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिकी स्तूप, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये जो आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी पोर्शन था वो आपकी यूनिट 3 के अंदर है, इकाई 3 के अंदर शामिल किया गया था। और इस बायोजियोकेमिकल साइकिल के ऑनलाइन लेक्चर में हमने 4 जो आपके तत्व हैं उनके जैव भू रासायनिक चक्रों की बात की, जिसमें कार्बन गैसियस है आपका और नाइट्रोजन आपका गैसियस है। तो नाइट्रोजन और कार्बन की गैसियस साइकिल है। और अगर हम बात करें सल्फ़र और फास्फोरस तो ये सेडिमेंट्री हैं, अवसादी, या हम कहेंगे सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र हैं। तो इस प्रकार से हमने पारिस्थितिक तंत्र के अंदर इन सारी बातों के ऊपर ऑनलाइन लेक्चर दिए और आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से सुना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।